नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, ये हमारी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की बेस्ट 100 क्वेश्चंस की क्लास है और मुझे उम्मीद है कि इससे 99.99% क्वेश्चंस यहीं से ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाने चाहिए, है ना? और ये भी आशा करता हूँ कि आपने मैथ पेडागोजी और सोशल साइंस और ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस किए होंगे और ये मेरे लिए बहुत टाइम टेकिंग क्लास रहने वाली है। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा पेपर्स को खंगाला है, उसके बाद मैंने ये 100 क्वेश्चंस छाँटे हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी रखना ज़रूरी था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन एक, भाषा अर्जन एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है। दूसरा, भाषा अधिगम के लिए व्याकरण के नियमों और स्कूल की आवश्यकता होती है। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, एनआईओएस का ही टॉपिक है ये। जो भाषा का अर्जन होता है ना, वो सचेत ना होके अवचेतन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पेन कहीं भी। अवचेतन होता है, ये सचेत नहीं होता है, ठीक है? और भाषा का जो अर्जन है वो अनौपचारिक होता है। जरूरी नहीं है कि ये औपचारिक तरीके से ही हो। बच्चा औपचारिक शिक्षा नहीं लेता, फिर भी उसको भाषा का ज्ञान धीरे धीरे हो रहा होता है, ठीक है? तो और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भाषा का अधिगम होता है, लैंग्वेज की लर्निंग होती है, ये सचेत होती है, ठीक है? और सचेत होने के साथ साथ औपचारिक होती है। इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझा करिए, ठीक है? तो भाषा अर्जन एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है, ये कथन आपका गलत है। भाषा अधिगम के लिए व्याकरण के नियमों और स्कूल की आवश्यकता होती है, ये कथन एकदम सही है। तो केवल दो सही, यही कथन आपका सही है। नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ ग्रेट रिसोर्स फॉर अ लैंग्वेज टीचर। बहुभाषिकता भाषा शिक्षक के लिए एक बड़ा संसाधन है, ठीक है? उसका कारण भी दे रहा है। अ चाइल्ड्स मदर टंग, यहाँ पे बच्चे की मातृभाषा का मतलब, मदर टंग मतलब ये नहीं कि उसकी माँ जो उससे बोल रही है, यहाँ पे मदर टंग का मतलब है कि जो मातृभाषा जिस क्षेत्र विशेष से वो आ रहा है, वहां पे जो भाषा इस्तेमाल हो रही है। अ चाइल्ड्स मदर टंग कैन बी यूज्ड एज ब्रिज टू लर्न द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है? मातृभाषा का उपयोग करके हम टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा सेंस निकल रहा है यहाँ पे। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर बहुत आसान है। आपका पहला आंसर ही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है? अब बहुत आसान, बहुत हिंदी में इसको समझते हैं। जो आपकी बहुभाषिकता होती है, वो भाषा शिक्षक के लिए एक बड़ा संसाधन है, क्योंकि कक्षा में बच्चे कई भाषाएं जानते हैं और सिखाने में उससे आसानी होती है, ठीक है? दूसरा कारण, मातृभाषा का प्रयोग अगर हम करते हैं, तो जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, उसको सिखाने में ये एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है? तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, चॉम्स्की के अनुसार यूनिवर्सल ग्रामर का क्या अर्थ है? DSSB 18-19 में आए हुए क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दुनिया की सभी भाषाओं का व्याकरण एक जैसा है। भाषा में भाषा सीख बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और वे बुनियादी नियमों के साथ पैदा होते हैं। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है? जो चॉम्स्की थे, उनका मानना था कि बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? खाली स्लेट की तरह होते हैं, ठीक है? उनके पास एलईडी होता है जो बुनियादी व्याकरण के साथ पैदा हो करता है, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कमिंस के अनुसार बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स के बारे में क्या सत्य है? 22 में आया था और एनआईओएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक सामाजिक और रोजमर्रा की बातचीत वाली भाषा है, ठीक है? ये जो आपका बेसिक है, ये बातचीत से रिलेटेड है, ठीक है? ये सामाजिक मेलजोल की भाषा है जो 2 साल में आ जाती है, ठीक है? जो 2 साल में बच्चे में आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, इस कथन का क्या तात्पर्य है? मतलब ये कह रहा है कि जो भाषा है वह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इसका क्या मतलब है? भाषा केवल शब्दों का समूह है, भाषा नियमों द्वारा संचालित एक व्यवस्थित ढांचा है, भाषा केवल ध्वनि संकेतों का संग्रह है, या भाषा सीखने का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। तो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स मतलब व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो जब कोई व्यवस्था होती है तो उसके कुछ नियम होते हैं जिसके द्वारा वो संचालित होती है और एक व्यवस्थित ढांचा होता है। तो भाषा नियमों द्वारा संचालित एक व्यवस्थित ढांचा है। इसमें आपकी ध्वनियां होती हैं, आपके शब्द होते हैं, ठीक है? आपके वाक्य होते हैं और सबके अपने अपने नियम हैं, ठीक है? तो नियमों से संचालित होने वाली भाषा है ये। नेक्स्ट, लिसनिंग एंड रीडिंग आर नोन एज रिसेप्टिव स्किल्स। रीजन है इसका, थ्रू दीज स्किल्स अ पर्सन रिसीव्स एंड डिकोड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है? 18 में आया था, 22 में आया था असर्शन फॉर्म में। तो देखिए इस बात को समझिएगा। लिसनिंग एंड रीडिंग, ये जो लिसनिंग और रीडिंग है, ये इनवर्ट प्रोसेस होते हैं, ठीक है? इनमें हम कोई सूचना प्राप्त कर रहे होते हैं, ठीक है? इसलिए इन्हें रिसेप्टिव स्किल्स भी बोलते हैं। तो क्योंकि हम कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, वी रिसीव्स एंड डिकोड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका ए सही है। नेक्स्ट,
पठन के संदर्भ में स्कैनिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों स्कैनिंग का मतलब होता है किसी खास चीज को ढूंढना, ठीक है। तो पाठ में किसी विशिष्ट सूचना को ढूंढना ही क्या है? स्कैनिंग है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सटेंसिव रीडिंग मुख्य रूप से आनंद और सामान्य समझ के लिए की जाती है। हाँ, ये पॉइंट एकदम सही है। जो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव मतलब बाहर हो गया, ठीक है। तो ये आनंद और सामान्य समझ के लिए, मजे के लिए की जाती है। इंटेंसिव रीडिंग में भाषा के सूक्ष्म विवरणों और व्याकरण पर ध्यान दिया जाता है। तो इंटेंसिव का मतलब हो गया अंदर, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब बाहर, इंटेंसिव मतलब अंदर। तो जब आप अंदर क्या करते हैं, भाषा के सूक्ष्म विवरणों और व्याकरण पर ध्यान देते हैं, ठीक है, तो वो इंटेंसिव रीडिंग होती है और ये भी एकदम सही है। तो आपका सी होगा, एक तथा दो दोनों सही। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर लेखन के आकलन में शिक्षक को सबसे अधिक महत्व किस पर देना चाहिए? जब मैंने ये प्रश्न बच्चों को कराया तो उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस में क्या किया था कि विचारों की अभिव्यक्ति और मौलिकता की जगह सुंदर लिखावट में कुछ कर दिया। खैर, उनको तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं। वर्तनी की शुद्धता में वो चले गए। भाई, ये प्राथमिकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति और मौलिकता। अभी बच्चा लिख कैसे रहा है ये नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि वो अपनी लिखावट में कैसे विचार अभिव्यक्त कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, होल लैंग्वेज अप्रोच का क्या अर्थ है? ये अप्रोच वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। भाषा को पहले ध्वनियों और अक्षरों में तोड़कर सिखाना, भाषा को उसके पूर्ण और अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाना, केवल व्याकरण के माध्यम से सिखाना, या बच्चों को केवल कविताएं याद कराना। तो इसका सही आंसर होगा भाषा को उसके पूर्ण और अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाना, ठीक है दोस्तों। भाषा को टुकड़ों में नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। आप ब्रेक नहीं करेंगे, बल्कि अर्थपूर्ण कहानियों या संदर्भों में सिखाया जाता है। तो भाषा को उसके पूर्ण और अर्थपूर्ण संदर्भों में सिखाना चाहिए होल लैंग्वेज अप्रोच में, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेथड वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइएगा। किसी विधि को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इस विधि को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है और इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है, सीटेट के टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा। इसमें अनुवाद मना होता है, ठीक है। आप अनुवाद वगैरह ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ये मना होता है, ठीक है। जो भाषा आपको सीखनी है या सिखाई जाएगी उसी भाषा में आपको बात करनी है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ठीक है। वो कहते हैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, गलत शब्द बोलो पर तुम बोलो, है ना। तो वो डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं यहाँ पे। इसी पे हम बात करें तो बाकी मेथड तो हम डिस्कस कर लेंगे। सिचुएशन अप्रोच क्या होती है या सिचुएशन मेथड क्या होता है? इसमें भाषा को वास्तविक परिस्थितियों के माध्यम से सिखाया जाता है, रियल टाइम से जोड़ के इसको सिखाया जाता है। नेक्स्ट, सीजे डॉटसन द्वारा विकसित बाइलिंगुअल मेथड की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, इस मेथड की मुख्य विशेषता ये है कि पहली बात तो केवल शिक्षक इसमें मातृभाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड में सिर्फ शिक्षक मातृभाषा का प्रयोग करता है। और दूसरा पॉइंट ये है इस पे कि कठिन शब्दों को सैंडविच किया जाता है। सैंडविच करने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए मातृभाषा का सहारा लेकर फिर तुरंत जो हमको सिखाना है उस भाषा में हम चले जाएं, ठीक है। तो ये होता है सैंडविच करना। शिक्षक कठिन शब्दों को समझाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करेगा। जैसे सपोज अभी हम सीडीपी पढ़ते हैं तो टफ वर्ड्स को हम क्या करते हैं, हम ऐसे इन नामों से याद रखते हैं। पूरा यहाँ हिंदी और यहाँ पे हमने सहारा ले लिया इंग्लिश का, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है आपका बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी किस पर बल देता है? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वास्तविक जीवन की स्थितियों में अर्थपूर्ण संवाद पर बल देता है। क्या? वास्तविक जीवन की स्थितियों में अर्थपूर्ण संवाद पर ये बल देता है। बहुत आसान शब्दों में, सीएलटी का मतलब होता है बात कर पाना। क्या होता है? बात कर पाना, ये आप समझिए, ठीक है। सीएलटी का मतलब होता है बात कर पाना। यहाँ शुद्धता से ज्यादा अर्थ के समझने पर कोशिश की जाती है कि अर्थ समझ में आना चाहिए, भले ही शब्दों में शुद्धता कम हो। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड का सही क्रम क्या है? तो ये 2018-2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 पीआरटी मत समझ लीजिए, ये जो बाकी सब्जेक्ट में भी पेडागोजी आती है, ठीक है। तो जहां आप 2024 देखिए, 2023 देखिए, 2025 देखिए, तो डाउट नहीं खाना है, वो पेडागोजी का क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने उसको एड ऑन किया है। तो इसका सही आंसर होगा कि आगमन विधि में हम क्या करते हैं। आगमन विधि में पहले हम उदाहरण देते हैं, ठीक है, फिर अवलोकन किया जाता है उसका, और फिर सामान्यीकरण होता है, मतलब नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं, इनको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स विधि का उपयोग सबसे प्रभावी कब होता है? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है शुरुआती स्तर पर मौखिक निर्देश और शारीरिक गतिविधियों के समन्वय के लिए। अब बहुत आराम से इस बात को समझिएगा कि ये जो टीपीआर होता है, इस ये चीज इंट्रोड्यूस कराई थी जेम्स और एशर ने। जेम्स
एशर ने, ASHER, ठीक है। तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराई थी और इन्होंने कहा कि निर्देशों पर बच्चा जो शारीरिक गतिविधि करता है, ठीक है, जो बच्चा निर्देशों पर शारीरिक गतिविधि करता है, यह शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। जैसे स्टैंड अप बोलना, जंप बोलना, ठीक है, तो वो बॉडी से एक्टिविटी कर रहा होता है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, FA फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 2018 से 2024 आया, ये लगातार आया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आया है DSSB के। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को फीडबैक देना और सुधार करना। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए? मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, उपचार करना चाहिए, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा इस बात को। पोर्टफोलियो छात्र के कार्यों का एक क्रमिक और व्यवस्थित संग्रह है, ये बात एकदम सही है, ठीक है, ये कलेक्शन होता है, सिस्टमैटिक कलेक्शन है, नो डाउट। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में छात्र के व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का संक्षिप्त विवरण होता है, ये बात भी एकदम सही है, ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट्स नोट डाउन किए जाते हैं उसमें, तो 1 तथा 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में CCE का व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का पक्ष क्या दर्शाता है? ये जो बीच वाला C है आपका, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों पक्षों का आकलन किया जाए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट मुख्य रूप से किसका आकलन करता है? अच्छा, आप एक बात बताइए, आप इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, वहां पे जब क्लोज टेस्ट आते हैं तो आप उसको तभी अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं जब आप वहां पे कुछ सेंस लगा पा रहे होते हैं आगे पीछे से, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है बच्चे के साथ कि जो बच्चा होता है वो क्लोज टेस्ट में तभी बच्चा शब्द भर पाता है जब उसे पूरे पैराग्राफ का संदर्भ समझ आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि अगर पूछ रहा है कि मुख्य रूप से किस चीज का आकलन किया जाता है क्लोज टेस्ट में, तो होता है पठन बोध, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और संदर्भ में व्याकरण का ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट, LAC मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मुख्य दर्शन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मुख्य दर्शन क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी कहा जा सकता है। तो इसका मुख्य दर्शन है गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं भी भाषा सीखने का माध्यम है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में, विज्ञान का शिक्षक अगर विज्ञान पढ़ा रहा है तो जाने अनजाने में भाषा ही पढ़ा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि बिना भाषा के आप विज्ञान नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। तो गणित हो, विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में भी भाषा सीखने का एक माध्यम है, ठीक है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? अगर भूल जाते हो तो रट के फेंक दो इसको, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एफेजिया, ये सब। तो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? पढ़ने और वर्णों को पहचानने में। ये एक पठन विकार है, क्या है? पठन विकार है डिसलेक्सिया। अगर भूलो तो ये L से लर्निंग याद रखना, लर्निंग का विकार है ये, ठीक है। पढ़ने में दिक्कत होती है, वर्णों को पहचानने में दिक्कत होती है। 100 को वॉज, ठीक है। नेक्स्ट, आया हुआ क्वेश्चन है पर बेसिक है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एक शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो फैसिलिटेटर होना चाहिए। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट भाषा विकास में कैसे सहायक होता है? यह बच्चों को अनजाने में ही लिखित भाषा के संपर्क में लाकर सीखने में मदद करता है, ठीक है। इस बात को समझिए, दीवारों पर जब कविताएं होती हैं या कहानियां लिखी होती हैं, ठीक है, आप बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते होंगे तो देखा होगा आपने, वहां पे वॉल्स पे कविताएं और कहानियां ये सब कार्टून वगैरह बना होता है। तो होता क्या है, बच्चा जो है अनजाने में पढ़ता रहता है और इससे नेचुरल लर्निंग उसकी होती रहती है, ठीक है। तो यह बच्चे को अनजाने में ही लिखित भाषा के संपर्क में लाकर सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट, क्रिटिकल पेडागोजी के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या ये है कि केवल सरकारी नौकरी मिल जाए। दूसरा, छात्रों को समाज की सत्ता संरचनाओं के प्रति जागरूक और आलोचनात्मक बनाना। तीसरा, व्याकरण के कठिन नियमों को रटना, दूसरों की नकल करना। तो आप आराम से समझिए कि ये नहीं होंगे, पर ये क्यों होगा ये आप समझते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। एक शायद दार्शनिक थे, दार्शनिक कहेंगे या जो भी कहें, ठीक है, पॉलो फ्रेरे, मुझे बहुत ज्यादा इनके बारे में पता नहीं, मैंने बस पढ़ा ही है इसी टॉपिक में। तो पॉलो फ्रेरे जो थे, इन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी की बात की थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य है समाज में हो रहे अन्याय के प्रति आवाज उठाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात ऐसे ही यहाँ पे लिखी गई है कि छात्रों को समाज की सत्ता संरचनाओं के प्रति जागरूक और आलोचनात्मक बनाना। नेक्स्ट, अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू हो रहा है, चेक योर नॉलेज, NIOS का है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली 2021-22 से देखा जा रहा है कि यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो डिक्स को विकसित करने में कल्प की तुलना में अधिक समय लगता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। हाँ, इस तरह के टॉपिक्स में अलग से छोटे छोटे वीडियोज में बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और कल्प का उपयोग छात्र जटिल शैक्षणिक कार्यों और अमूर्त चिंतनों के लिए करता है। तो मैं बहुत बेसिक बात बताता हूँ, आपका पहला कथन गलत है, ठीक है।
आपका पहला कथन गलत है। काल्प एक एकेडमिक भाषा से संबंधित होता है और इसमें इसको डेवलप होने में, सीएएलपी को डेवलप होने में 5 से 7 साल लगते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय किसको लग रहा है? सीएएलपी को लग रहा है, ना कि बीआईसीएस को। इसको तो 2 वर्ष ही लगता है, मैंने ऊपर बताया था, बीच में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 2 वर्ष इसको बिक्स को लग रहा है, काल्प को डेवलप होने में 5 से 7 साल का समय लग रहा है। तो ये कथन तो गलत हो गया। दूसरा है हमारा कथन, कल्प का उपयोग छात्र जटिल शैक्षणिक कार्यों और अमूर्त चिंतन के लिए करते हैं। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि ये भाई आप अपने आप समझो कि 5 से 7 साल का समय ले रहा है डेवलप होने में, तो अच्छा ही कुछ कर रहा होगा। तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट, ऑथेंटिक मटेरियल का उदाहरण कौन सा है? तो ऑथेंटिक मटेरियल का उदाहरण ऐसी चीजें होती हैं जो पढ़ाई के लिए नहीं बनती, जो रियल लाइफ के लिए बनती हैं। क्या बनती हैं? रियल लाइफ के लिए बनती हैं। जैसे आपका रेल टिकट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब। तो आपको ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है? ये पढ़ाई का है, ये पढ़ाई का है, ये भी पढ़ाई का है। समाचार पत्र, विज्ञापन का संग्रह और असली मेनू कार्ड, ठीक है, ये ऑथेंटिक मटेरियल है। नेक्स्ट, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर नहीं पता तो रट लो भाई इस बात को। रसानुभूति, आनंद और सौंदर्य बोध का विकास करना। नेक्स्ट, सजेस्टोपीडिया विधि में किस तत्व का सबसे अधिक महत्व है? तो देखिए सजेस्टोपीडिया क्या कहता है। सजेस्टोपीडिया कहता है अगर बच्चा मानसिक रूप से शांत, क्या मानसिक रूप से शांत और संगीतपूर्ण माहौल में है, ठीक है, संगीतपूर्ण माहौल में है, तो वो तेजी से सीखता है, तो उसकी जो लर्निंग है वो तेजी से होती है। तो सजेस्टोपीडिया विधि में किस तत्व का सबसे अधिक महत्व है? तो संगीत और तनाव मुक्त वातावरण, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट, एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण के बारे में एनआईओएस का क्या दृष्टिकोण है? 2021-22 में आया है और शिफ्ट वाइज भी आया है ये। तो इसका सही आंसर होगा, एनआईओएस का क्या दृष्टिकोण है एरर एनालिसिस के लिए? तो एनआईओएस कहता है कि जो गलतियां हैं वो खिड़कियां हैं जो बच्चों की सोच और सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती हैं। नेक्स्ट, स्टेफन क्रेशन के इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार भाषा सीखने के लिए इनपुट का स्तर क्या होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है और आ भी चुका है और एनआईओएस का ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? इसका सही आंसर होगा छात्र के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर, छात्र के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर। इनपुट बच्चे के स्तर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि उसे कुछ चुनौती मिले, ठीक है। इस पे मैं अलग से डेडिकेटेड छोटा सा वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक को समझाने के लिए। नेक्स्ट, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस के अनुसार इनमें से कौन सा कारक भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है? तो अगर ऐसे अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस कहती है कि अगर उच्च चिंता और तनाव है, ठीक है, अगर उच्च चिंता और तनाव है तो बच्चे का अफेक्टिव फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा और वो भाषा नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस के अनुसार अधिगम कभी भी अर्जन नहीं बदल सकता, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा कथन है सचेत रूप से सीखे गए नियम केवल एक मॉनिटर की तरह कार्य करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, या दोनों सही है, ठीक है। देखिए क्रेशन के अनुसार, जिन्होंने एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है, वो उनका कहना था कि जो आपने सीखा है, जो आपका अर्जन है, ठीक है, ये कभी भी सॉरी जो आपने सीखा है वो कभी भी अर्जित नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? अर्जित नहीं बन सकता। सीखना और अर्जन ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। ये आपका जो सीखना हो गया और ये जो अर्जन हो गया, अर्जित हो गया, ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। सीखा हुआ ज्ञान कभी स्वतः अर्जित नहीं बनता है, बल्कि जो हमारे व्याकरण के नियम है, क्या है? व्याकरण के नियम, ठीक है, हम उनका उपयोग करते हैं, अपनी भाषा को जांचते हैं, सुधारते हैं, ठीक है, ये सारे काम करते हैं और तब जाके लेकिन ये, हाँ, एक मिनट, सॉरी मेरी भतीजी आ गई थी। तो सीखना जो है वो कभी भी स्वतः अर्जित नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये व्याकरण के नियमों का उपयोग करके अपनी भाषा को जांचने के लिए, ठीक है, उसमें सुधार करने के लिए होता है। और फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि क्रेशन के अनुसार सीखना और अर्जित होना ये दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, इस क्वेश्चन पे थोड़ा प्रॉब्लम आई मुझे। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में जो आपका ये है कभी भी अर्जन नहीं हो सकता और सचित रूप से सीखे गए नियम केवल एक मॉनिटर की तरह कार्य करते हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, घर पे थोड़ा बच्चे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोड स्विचिंग का अर्थ भाषा शिक्षण में क्या होता है? 2021 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। तो कोड स्विचिंग का मतलब होता है बातचीत के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों पर चले जाना, ठीक है। मतलब कि अगर मैं कहूं आज का मौसम ना बोल के मैं बोल दूं आज का वेदर बहुत अच्छा, ना बोल के प्लीजेंट बोल दूं आज का वेदर बहुत प्लीजेंट है, मैंने एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने का काम किया, यही है आपका कोड स्विचिंग। बोली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये जो बोली होता है, जो डायलेक्ट होता है, ये एक क्षेत्र तक सीमित होता है, ठीक है, इसका बहुत सीमित क्षेत्र होता है,
ठीक है, बहुत लिमिटेड एरिया होता है और ये मौखिक होती है। क्या होता है? मौखिक ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र सीमित होता है और ये मौखिक होती है। तो अब इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि बोली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बोली एक विशिष्ट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज शिक्षा और प्रशासन की भाषा होती है। ये बात एकदम सच है, क्योंकि मानक भाषा एक लीगल, बहुत आसान शब्दों में लीगल भाषा ही होती है। दूसरा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज समाज के किसी एक विशिष्ट क्षेत्र की बोली से विकसित होती है जिसे प्रेस्टीज प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है, तो जिसे सम्मान प्राप्त हो, जिसे मान्य प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोस्तों, मैं इनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, बहुत आराम से, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर वक्त हमारे पास कम है और थ्योरी की क्लास आप ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको फास्ट फॉरवर्ड करके ही चलना बेहतर है। नेक्स्ट, बॉटम अप अप्रोच के अनुसार पठन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? तो ये बॉटम अप अप्रोच के अनुसार पठन की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो सबसे नीचे की इकाई होती है, देखिए, ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। उसके बाद शब्द, फिर वाक्य। ठीक है, फिर आपका सेंटेंस, जो वाक्य आता है। ठीक है, तो इस जो आपका बॉटम अप अप्रोच है ये कहता है पहले आप सबसे नीचे वाली बात पढ़ाइए, चीजों पे जाइए, फिर उसके बाद उससे ऊपर जाइए और फिर सबसे ऊपर की तरफ जाइए। ठीक है, तो सबसे नीचे की इकाई से सबसे ऊपर की इकाई की तरफ जाना होता है। आई होप अब ये बात क्लियर होगी। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। तो बॉटम अप अप्रोच के अनुसार पठन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? ध्वनियों और अक्षरों से अर्थ की ओर। ठीक है, नेक्स्ट, रीडिंग फॉर गिस्ट, जिस्ट जो भी बोलते हो, वैसे गिस्ट ही बोलेंगे, मुख्य विचार के लिए पढ़ना को तकनीक रूप से क्या कहा जाता है? अब इसको बहुत आराम से समझिएगा, थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया है। इसका आंसर है स्किमिंग। स्किमिंग में हम, स्किमिंग का मतलब होता है मलाई उतारना। क्या होता है? मलाई उतारना। तो आप क्या करते हैं इसमें? आप मलाई उतारने का काम करते हैं, सिर्फ मुख्य विचार के लिए आप तेजी से पढ़ते हैं। ठीक है, लेखन मतलब राइटिंग की प्रक्रिया में एडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नए विचार पैदा करना? नहीं। व्याकरण वर्तनी और विराम चिन्हों की गलतियों को सुधारना? सही। पाठ को सुंदर? नहीं, पाठ को नहीं। तो खैर हमने इसको सही कर ही लिया है। तो लेखन की प्रक्रिया में एडिटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है व्याकरण वर्तनी और विराम चिन्हों की गलतियों को सुधारना। ठीक है, इसको एक तरह से कहा जाए तो हम प्रूफ रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग करते हैं। ठीक है, और गलतियों को सुधारते हैं। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में मुख्य अंतर क्या होता है? तो ये जो आपकी नोट टेकिंग होती है ये पैसिव होती है। ठीक है, इसको एज इट इज लिखिएगा, जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ये पैसिव होती है। आपने जो सुना वो आपने सुनते हुए लिख लिया। ठीक है, जो सुन रहे हैं वही आपने लिखा। ठीक है, ये हो गया नोट टेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है? आप किसी चीज को समझते हैं और समझने के बाद फिर लिखते हैं अपनी समझ से, तो ये होता है नोट मेकिंग। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा नोट टेकिंग सुनते समय किया जाता है, और जबकि नोट मेकिंग जानकारी को व्यवस्थित और संक्षेपित प्रक्रिया है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अप्रोच किस पर सबसे अधिक बल देती है? 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये कहता है कि जो भाषा होती है आपकी, ये स्ट्रक्चर्स का ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो वाक्य के ढांचे और के चयन और श्रेणीकरण पर, ठीक है, किस पर अधिक बल देता है? तो वाक्य के ढांचे के चयन और उस सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन पर बल देता है। इंग्लिश में ही याद रखिएगा, जब मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है तो आपको तो होगी। नेक्स्ट, ऑडियो लिंगुअल मेथड का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसलेशन मेथड। यह नियमों पर आधारित है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने इस पे कुछ गलत किया है। ऑडियो लिंगुअल मेथड का दूसरा नाम है आर्मी मेथड। यह ड्रिल और आदत निर्माण पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऑडियो लिंगुअल मेथड सैनिकों को सिखाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसका आंसर पहला होगा आपका। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग में शिक्षक भाषा को कैसे प्रस्तुत करता है? नाम से पता चल रहा है सिचुएशन बेस्ड होगा, रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो वास्तविक या काल्पनिक स्थितियों का निर्माण करके जो शिक्षक होता है वो लैंग्वेज टीचिंग करता है। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रामर का मुख्य केंद्र क्या है? तो फंक्शनल ग्रामर का मुख्य केंद्र है व्याकरण का उपयोग और वास्तविक संदर्भ और संचार में करना। ठीक है, जो व्याकरण का उपयोग है वो वास्तविक संदर्भ में और संचार में करना। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की व्यास विधि में शिक्षक क्या करता है? तो 2019 से 2022 लगातार आया हुआ प्रश्न है ये। कविता शिक्षण की व्यास विधि में जो अध्यापक होते हैं वो कविता की व्याख्या कथावाचक की तरह विस्तार से करता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, एलएसी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाषा केवल एक विषय है,
भाषा सभी विषयों के अधिगम का आधार है। ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा। विज्ञान की कक्षा में भाषा का कोई महत्व नहीं है। और नेक्स्ट है, केवल हिंदी और अंग्रेजी ही एलएसी का हिस्सा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा भाषा सभी विषयों के अधिगम का आधार है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एलएसी का तर्क है वो ये है कि हर विषय की अपनी भाषा होती है। जो भी विषय होगा उसकी अपनी भाषा होती है, इसलिए हर क्लास की भाषा में एक क्लास जरूर होती है। मतलब आप हर क्लास में एक भाषा सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट, लेक्सिकल वर्ड्स शब्दकोश आधारित शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका स्वयं का अर्थ होता है, ठीक है, अपना अर्थ होता है, उनको बोलते हैं हम लेक्सिकल वर्ड्स। तो ये लव, प्रिंसिपल, रन, ये सब क्या है? लेक्सिकल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, एरर करेक्शन शुड बी डन इमीडिएटली एंड पब्लिकली। ठीक है, असर्शन है एरर करेक्शन शुड बी डन इमीडिएटली एंड पब्लिकली। अगर बच्चे से कोई गलती हो रही है तो उसको तत्काल पब्लिकली सुधारना है। दूसरा, इमीडिएट करेक्शन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ रॉन्ग लैंग्वेज हैबिट्स। अगर आप इमीडिएटली बच्चे को सुधारोगे तो गलत भाषा का ज्ञान उसको नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, एनआईओएस ने इस बात को बोला है कि ये दोनों गलत हैं। देखिए, होता क्या है, आपका एनआईओएस बोलता है कि तुरंत सुधारने से बच्चा बोलना बंद कर सकता है। ठीक है, अगर आपने तुरंत सुधार के लिए गए तो हो सकता है कि बच्चा बोलना ही बंद कर दे। और गलतियां ऐसी चीज होती हैं जो धीरे धीरे फूल की तरह होती हैं, तो वो धीरे धीरे खुद ही ठीक होती हैं। तो उनको इमीडिएट करेक्शन प्रिवेंट नहीं करने की जरूरत है, उनको समय दीजिए, वो धीरे धीरे अपने आप को सुधारेंगे। नेक्स्ट, ऑथेंटिक मटेरियल का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऑथेंटिक मटेरियल का सबसे बड़ा उपयोग करने का, ये सस्ता होता है, ये छात्रों को वास्तविक दुनिया की भाषा से परिचित कराता है, इसमें व्याकरण की कोई गलती नहीं होती, यह पाठ्यपुस्तक का भार कम करता है। तो इसको हमने अभी पहले भी समझा था कि ये छात्रों को वास्तविक दुनिया की भाषा से परिचित कराता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। रिमेडियल टीचिंग का सही समय क्या है? तो ये 2018 से 2024 लगातार अलग अलग शिफ्ट्स में आए हुए क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो रिमेडियल टीचिंग का सही समय क्या होता है? रिमेडियल टीचिंग का सही समय है निदानात्मक परीक्षण के तुरंत बाद। ठीक है, ये आपके टॉप 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं और नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। और फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्न विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग।